नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सुंदर दिखने की चाह हर किसी में होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सबसे सुंदर दिखे, लेकिन कई बार किसी दुर्घटना के चलते या फिर प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी तरह की कोई कमी या खामी रह जाती है, जिससे चाह कर भी वो दूर नहीं कर पाता और उसकी खूबसूरती में कमी महसूस करता है। ऐसे में कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए आप न सिर्फ उन कमियों को, खामियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि शरीर के कई अंगों को आप अपनी जरूरत के मुताबिक सर्जरी के जरिए खूबसूरत भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सही कॉस्मेटिक सर्जन और इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो कैसे आप अपनी नाउमीदी को उम्मीद में बदल सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कालरा बर्न एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कालरा। डॉक्टर कालरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार डॉक्टर सुनील, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि सुंदर दिखना, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कुदरती तौर पर जो फीचर्स हैं बहुत सुंदर नहीं लगते, या मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर नाक है, आंख है, बाल है, चेहरे की त्वचा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खूबसूरत बनाती है, लेकिन उसमें कमी होती है। क्या इन सब चीजों को दूर किया जा सकता है, इन कमियों को कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए? हाँ, ये कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा हम हर चीजों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि पहले था कि कई लोग भगवान ने जैसा पैदा किया है, जैसा शरीर का अंग बनाया है या खूबसूरती बनाई है, उसी के साथ जिंदगी भर जीते थे। पर अब कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा अब इन सब चीजों को काफी सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। बल्कि कई लोग अगर सुंदर है तो उनको और सुंदर कर सकते हैं, और कम सुंदर को ज्यादा सुंदर कर सकते हैं। और इसमें शरीर के हर अंग की कॉस्मेटिक सर्जरी की जा सकती है। जैसा कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से कॉस्मेटिक सर्जरी करके उनको सुंदर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर इसको 3 कैटेगरी में अगर हम बांट दें, एक तो वो जो कुदरती तौर पर ही ऐसा शरीर का अंग लेकर वो पैदा होते हैं, दूसरे हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से मोटापा है या हेयर फॉल है, ये एक चीज है। तीसरी ये चीज है कि जो है उससे भी हम ज्यादा खूबसूरत बनना चाहते हैं, शायद यहीं पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा समस्या आज लोगों को है कि बालों का झड़ना या कम उम्र में गंजापन की शिकायत। ये किस तरीके से देख रहे हैं आप, और लड़के लड़कियों में किस कारण से ये चीजें सामने ज्यादा आ रही हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया है। आज की डेट में अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी में देखें तो अगर जेंट्स में तो सबसे ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट या बालों की जो समस्या है, इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है। और ये समस्या लड़कों में और लड़कियों में, या मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है और बहुत ज्यादा है। और कई बार भी अनुवांशिक होती है, पर कई बार हमारे लाइफस्टाइल के कारण, कि हम कैसा हमारा खान पान है और कैसा रहन सहन है और किस टाइप से हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इसके कारण भी ये चीजें कई बार जल्दी हो जाती है। कई बार कुछ दवाइयों के कारण हो जाती है। तो ये सब चीजों को भी ध्यान में हमको रखना पड़ता है। जब भी कोई इस प्रकार की समस्या के लिए आता है तो हमको डिटेल हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, कि जैसा आपने देखा है कि आजकल स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग अल्कोहल है, ये बहुत ही कॉमन हो गया, और इसके कारण भी बालों की समस्याएं काफी बढ़ गई है। यंगस्टर्स में लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई, रात रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं, स्ट्रेस इतना हो गया है लाइफ का उनपे। तो ये सब भी एक फैक्टर होता है। तो ये सबको भी हम उनको एक गाइड करते हैं कि कैसे लाइफ जीना है, कैसे खान पान रखना है, रहन सहन करना है। इसके अलावा अब उनकी कौन सी स्टेज के बाल के झड़ने की स्थिति है, उसके हिसाब से हम उनको बताते हैं कि कैसे इसमें दवाइयां लेनी है। कुछ दवाइयां देते हैं, कुछ उसमें लोशंस देते हैं बाल बढ़ाने के, कुछ हम उनको ऐसे शैम्पू देते हैं जिससे बाल बढ़ते हैं। उसके अलावा एक पीआरपी का इंजेक्शन होता है, जिसमें हम उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं, और उसमें कुछ और फैक्टर्स भी कई बार जोड़ते हैं, और उसको हम महीने में एक बार उनके बालों में लगाते हैं, जिससे कि बाल की ग्रोथ बहुत बढ़ती है। तो ये बहुत ही अच्छी कारगर टेक्निक है, जिसके द्वारा हम बालों को झड़ना को कम करते हैं, बालों की
जो थिकनेस है और पतलापन है उसको इम्प्रूव करते हैं, और अगर बाल की जड़ें हैं तो वो भी धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ती है। तो ये काफी अच्छी एक सुविधा और टेक्निक है, और इससे हम काफी समस्याओं को कम कंट्रोल में कर सकते हैं। पर अगर कई बार ऐसे स्टेज में लोग आते हैं जिनका पूरा सिर ही गंजा हो गया है और जड़ें भी नहीं है, तो उसमें फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में बाल की जड़ों को पीछे से निकालते हैं, क्योंकि सिर का जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पर पीछे से जो बाल की जड़ रहती है उनकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। तो वहां से जड़ों को निकाल के और उनको फिर सामने जहां पर गंजापन होता है वहां लगाया जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि गंजापन बहुत ज्यादा है और पीछे बाल की जड़ें बहुत कम है, तो फिर हम उनके दाढ़ी से और शरीर के जो छाती है या अपने साइड के जो एक्सिला है वहां से बाल निकालते हैं, तो उनको बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि काफी लोगों को फायदा होता है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो बाल जो ट्रांसप्लांट करते हैं ये परमानेंट होते हैं ऑलमोस्ट। किस जगह से निकालें, कैसे निकालें उसके हिसाब से, और ये बाल उगते हैं, बढ़ते हैं, इनको हमको कटिंग कर सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, और ये करने के बाद ये फिर से ग्रो कर जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट परमानेंट रहते हैं, और इसमें 1 या 2 स्टेजेस या 3 स्टेजेस इस पे निर्भर करता है कि कितना गंजापन है, कितना घना देना है, उस हिसाब से हम इनको करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो ट्रांसप्लांट जो है वो एक तो लास्ट ऑप्शन होता है। पहले के समय में ये था कि अगर जेनेटिक है भी तो 40 के बाद ही उस तरफ जाता था, लेकिन आज के समय में ये देखिए कि यंगस्टर में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या ऐसे यंग बच्चे जो है, लड़के लड़की, क्या उनका ट्रीटमेंट से या लाइफ स्टाइल चेंज करके या मेडिसिन से क्या जो बाल जा चुके हैं उनकी रीग्रोथ हो जाती है, जो बचे हुए हैं वो मजबूत हो जाते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि कौन सी स्टेज में बाल का झड़ना है। अगर अर्ली झड़ रहे हैं, बाल पतले हो गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को कुछ साल में गंजापन हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में लाइफस्टाइल चेंज कराना, उनको हम कुछ हेयर के ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं, कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ लोशंस देते हैं लगाने को, और एक जैसे कि मैंने बताया कि पीआरपी का इंजेक्शन है, फिर कुछ और टेक्नोलॉजी है, लेजर हेलमेट है ना। तो इस टाइप की और टेक्नोलॉजी रहती है जिसके द्वारा हम काफी हद तक इनकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर अनुवांशिक है तो ये टेम्पररी इफेक्ट आता है इन सब चीजों का। आफ्टर कुछ समय के बाद हमको फिर से माने ट्रांसप्लांट में अल्टीमेटली जाना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितना लंबा हम दवाइयों से और उनसे मैनेज कर सके उतना ही वो बेहतर होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है डॉक्टर साहब, वो क्या बहुत पेनफुल होती है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर में ये डर होता है कि अगर ये सर्जरी हम करा लिए तो क्या वो सामान्य बालों की तरह रहेगी, या हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो सामान्य रहेगी या नहीं। इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, ये ऐसे हम बोले तो बहुत पेनफुल नहीं होता है। कुछ इंजेक्शंस लगा के सिर में जिस हिस्से से बाल निकालना है और जिसमें बाल डालना है वहां पर हम सुन्न करते हैं दवाइयों को लगा के। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत पेनफुल है या एकदम बिल्कुल पेनलेस है, पर ये टॉलरेबल होती है। मैक्सिमम लोग जो है टॉलरेट करते हैं सुन करके। अब सुन करते समय अगर थोड़ा दर्द होता है तो उसमें हम आइस लगाते हैं या वाइब्रेटर का यूज करते हैं, इस प्रकार की टेक्निक करते हैं। और इससे ये बहुत ही सेफ टेक्निक है। लोगों को बहुत ऐसा कंफ्यूजन है कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों का ऐसा है। और बाद में भी 3-4 दिन थोड़ा सा इनको अपने जो बाल की जड़ लगाते हैं उसका केयर करना पड़ता है। उसके बाद इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण इनको दिक्कत आए। बाद में नेचुरल उसकी ग्रोथ होती है बालों की, उगते हैं, बढ़ते हैं, कटिंग करना, शैम्पू करना और मेंटेनेंस करना है। ये जरूरी है कि करने के पहले और बाद में अगर जो बहुत हैवी स्मोकर्स हैं, ड्रिंकर्स हैं, अगर वो उनको कंट्रोल करें तो उनको फायदा ज्यादा होता है, नहीं तो इन चीजों से जड़ें थोड़ी कमजोर होती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजों की जब चर्चा हम बीमारी की करते हैं तो उसमें स्मोक या ड्रिंक बहुत आसानी से आता है, लेकिन हेयर फॉल के लिए यंगस्टर को ये समझाना कि स्मोकिंग की वजह से हेयर फॉल हो सकता है, ये कैसे कोरिलेशन होता है ताकि इसको रोककर अपने हेयर ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है? ये हम हर किसी को समझाते हैं, क्योंकि जो स्मोकिंग होती है इससे क्या है कि खून की नसें जो है ना थोड़ी पतली होती है,
और ब्लड सर्कुलेशन उससे कम होता है, तो हेयर फॉल जो है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से हेयर फॉल जो है वो बढ़ता है, या हेयर की हम रूट जो लगाते हैं उसकी ग्रोथ में फर्क आता है। जी। तो अगर हम उनको समझाएं और सिंसियरली उनकी रिक्वायरमेंट है तो हम कहना मानते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो आज खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपके सेंटर्स में भी लोगों में खूबसूरत दिखने की चाह बढ़ती जा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो क्या रंग को लेकर भी किसी तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है कि अगर किसी का रंग सांवला है तो क्या वो अपने आप को गोरा कर सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई सर्जरी होती है? देखिए, इसमें सर्जरी तो नहीं करते हैं ज्यादातर। ये रिक्वायरमेंट आजकल बहुत आ गई है लोगों में, जो सोसाइटी है इसमें गोरापन जो है एक तो फैशन जैसा हो गया है या अट्रैक्शन जैसा हो गया है, या उसके कारण लोग बड़े कॉम्प्लेक्स में रहते हैं अगर उनका कलर थोड़ा सांवला है तो इसमें मैं ये बता दूं कि परमानेंटली हम किसी को एकदम से गोरा नहीं कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि लोगों का सांवला कलर है या काला है और उसको मैरिज का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेम्परेरी इसका सोल्यूशन आता है थोड़ा सा फेयरनेस देने का। तो वो हम कुछ टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्शन आते हैं इसके ग्लूटाथियोन के, साथ में कुछ केमिकल पील का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी की जरूरत 99% केसेस में इस कारण से नहीं पड़ती है। तो ये सब चीजों से हम उनको कलर इंप्रूव करते हैं और उसके साथ हम उनको ये बताते हैं कि ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। और दूसरा ये कि इसमें केयर आगे मेंटेनेंस चाहिए रहता है कि धूप से बचना है, कुछ मेंटेनेंस की क्रीम उनको लगानी पड़ती है। अगर ये सब केयर नहीं करेंगे तो ये जो फायदा है वो कम हो जाएगा। पर ये देखा गया कि इस सब के बावजूद अभी फेयरनेस का क्रेज काफी बढ़ गया है, पेशेंट्स काफी बढ़ गए हैं और काफी लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। डॉक्टर सुनील, इन सब चीजों के अलावा जो आज हम देख रहे हैं कि समय से पहले जैसे हेयर फॉल की समस्या है, वही देख रहे हैं कि कम उम्र से मोटापा जो है वो तेजी से बढ़ा है, लाइफस्टाइल की वजह से ही समझिए इसको। लेकिन क्या ये मोटापा इस हद तक बढ़ जाता है कि उसको हमको सर्जरी की जरूरत पड़ती है या हमको डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए? फिर कैसे ठीक हो सकता है ये? देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया है, क्योंकि ये आज की बहुत ज्वलंत समस्या है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और ये आप कह सकते हैं कि हमारी बहुत हद तक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें हेरिडिटरी फैक्टर रहता ही है, कई लोगों में मदर फादर और उनके पेरेंट्स और अगर बहुत मोटे हैं तो ये हेरिडिटरी भी होता है। पर बहुत हद तक इसको हम लाइफस्टाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जो हमारा खाना पाना है, जो बाहर की फास्ट फूड है, और जो मैंने बताया कि रेगुलर लाइफ है कि हम रात भर जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, या स्ट्रेस इतना ले रहे हैं, स्ट्रेस में भी आदमी खाना खाता है क्योंकि खाना ज्यादा खाने से थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। तो स्ट्रेस भी क्या है कि ये एक तरीके से मोटापे को बढ़ाता है। और खान पान को ठीक करिए, जितने भी फास्ट फूड है इनको अवॉइड करिए और जो नेचुरल जो घर का खाना है बिना कम तेल का, घी का, वो खाएं। तो एक तो पहला ऑप्शन ये देते हैं। दूसरा ये है कि अगर उसके साथ अगर वो एक्सरसाइज है, योगा है और जिम है, इन सब चीजों को कंबाइन करता है तो काफी हद तक इनकी चीजें कंट्रोल में आ सकती है। पर अब हम देखते हैं कि कई ऐसा है कि कई लोग हैं इतने मोटे हैं कि ये कर ही नहीं पाते हैं, तो उनका विशेष साइकिल नेगेटिव होता है। वो नहीं कर पाते हैं तो और खाते हैं, बैठे रहते हैं, तो फिर और बढ़ता है। वैसे ही अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी को है तो वो खा खा के इतना ज्यादा मोटा होता है कि उनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीजों में जब लोग इससे थक जाते हैं, इससे नहीं हो पाता है, या कई बार बॉडी में ऐसे फैट भी होते हैं जो एक्सरसाइज और डाइटिंग से नहीं जाते हैं। जैसे कई बार हमने देखा है कि लव हैंडल्स हैं या जो टायर्स होते हैं साइड में पेट के, वो कई बार कितना भी कुछ कर लो तो नहीं जाते हैं। तो ऐसे सब चीजों के लिए फिर कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया जाता है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर हम आएंगे जो मोटापे को कम करती है या एक बॉडी को रीशेप करती है, तो इसमें एक लैपोसक्शन की टेक्निक होती है। इसमें प्लेन लैपोसक्शन होता है कि वेजर लैपोसक्शन होता है। तो वेजर लैपोसक्शन जो रहता है उससे हम काफी ज्यादा मात्रा में फैट एक बार में बॉडी से निकाल सकते हैं बिना किसी नुकसान के, और स्किन भी इसमें टाइटनिंग होती है, स्किन भी अच्छी टाइट हो जाती है। तो अगर हम ऐसा देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादातर मोटापा पेट में होता है, कुछ हिस्सों में होता है, बाकी शरीर उनका पतला होता है। तो उनके लिए ये जो लाइपोसक्शन की टेक्निक है ये बहुत कारगर होती है। और बॉडी रीशेपिंग या बॉडी को शेप करना हो, और या फिर कोई एक जगह से बहुत ज्यादा मात्रा में फैट निकालना हो,
तो ये टेक्निक बहुत कारगर होती है। इसमें हम चेहरे से लेकर चेस्ट ब्रेस्ट से लेकर पेट है, थाइज है, बट है, इन सब जगह से अपन फैट इसको निकाल सकते हैं और इसको शेप कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने मिला है कि जो लड़के हैं उनको चेस्ट में काफी ग्रोथ हो जाती है फैट के कारण, फेवर ग्लैंड के कारण, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन है और उनको बहुत कॉम्प्लेक्स होता है लड़कों को, तो उसको भी एक लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा फैट को निकालते हैं और ग्लैंड को उसके निकाल के इसको ठीक करते हैं। तो एक ये जो टेक्निक है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इसमें जरूर हम कोई भी प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी अगर मोटापे के लिए कुछ भी करते हैं तो पहले हम इनके एक पूरा ब्लड टेस्ट, इनका फिटनेस और सब कुछ देखना पड़ता है। और अगर मोटापा बहुत ज्यादा है, उनका बीएमआई हम टेस्ट करते हैं, अगर बहुत ज्यादा होता है तो बेरेटिक सर्जरी होती है, जिससे हम खाने की जो थैली होती है उसको छोटा कर देते हैं, जिससे उनके खाने में कंट्रोल हो जाता है और फिर इसमें वेट लॉस धीरे धीरे होता है। तो लाइपोसक्शन है, उसमें जो भी लॉस करना है वो तुरंत आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में हो जाता है। और बेरेटिक सर्जरी में धीरे धीरे खाना पीना कंट्रोल करके फिर उससे करते हैं। और बेरेटिक सर्जरी के बाद अगर साल भर के बाद वेट कम होने के बाद अगर स्किन लूज हो जाती है तो फिर उनको कॉस्मेटिक सर्जरी से फिर टाइट करके बॉडी को शेप करते हैं। तो इस प्रकार से हम कैटेगरी वाइज और डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके बीएमआई के हिसाब से ये डिसीजन लेते हैं कि इनको कौन सी टेक्नोलॉजी से फैट को निकालना है या इनको मोटापे को कम करना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मोटापे का जिक्र आपने किया और ज्यादातर जो महिलाओं में है या पुरुषों में है वो है पेट का जो मोटापा है, वो आमतौर पर ज्यादा देखा जाता है। तो पेट का जो मोटापा है महिलाओं का, मान लीजिए कि उनकी एज कम है अभी और शादी भी नहीं हुई है, यंग बच्चे हैं, तो ऐसे में क्या ये सर्जरी एज का कोई मैटर होता है कि यंगस्टर पे भी की जा सकती है? देखिए ये तो हर एज में कर सकते हैं और इस प्रकार के जैसा आपने बताया कि अनमैरिड है, पेट बहुत बढ़ गया है, तो लाइपोसक्शन इनके लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। और इससे हम उनके इसमें कोई टाके या कोई कटिंग करके कोई निशान ऐसे नहीं आते, बहुत छोटे से स्किन में एक पंचर होता है या होल बनाते हैं और उससे मशीन से पूरे फैट को सक कर लेते हैं और बाद में थोड़े दिन इनको बेल्ट पहनना पड़ता है जिससे स्किन उसमें टाइट हो जाए। तो ये टेक्निक बहुत ही सेफ है इस प्रकार के केसेस में और कोई भी हार्म नहीं है और ये इंडिकेशन इसको कर सकते हैं और ज्यादातर लोग करा ही रहे हैं इसमें। अच्छा, ये जो लाइपोसक्शन है या फिर बैरिएट्रिक सर्जरी, थोड़ा लाइपोसक्शन पे ये चर्चा करें कि एक बार करा लेने के बाद में फिर इसको हमको लाइफ लॉन्ग मेंटेन कैसे करना है? क्या हमारा खान पान या हमारी लाइफ स्टाइल, उन सब चीजों की भी जानकारी आप देते हैं कि कैसे रहना है? हाँ, देखिए ये भी एक अच्छी बात है। लोगों को ये भ्रम है कि एक बार हमने लाइपोसक्शन कर लिया तो उसके बाद दोबारा हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम जिस एरिया का फैट निकालते हैं, मान लीजिए हमने पेट से निकाला है, पेट के कुछ हिस्से से निकाला है, तो कुछ हिस्से में फैट वो दोबारा नहीं बनता है। उस हिस्से में दोबारा मोटापा आने के चांसेस ऑलमोस्ट खाली 10% ही रहते हैं, बाकी 90% चांस होता है कि वहां दोबारा मोटापा नहीं आता है, क्योंकि नंबर ऑफ फैट सेल्स कम हो जाते हैं और फैट सेल नए नहीं बनते हैं, खाली साइज में कम ज्यादा होते हैं। तो एक तो ये है कि करने के बाद, शेपअप करने के बाद एक नॉर्मल डाइट लेना है। बहुत ज्यादा उनको हम ये नहीं बोलते कि खाली पेट रहो, फास्टिंग रहो, ये खाओ वो खाओ। आप एक नॉर्मल डाइट, नॉर्मल आदमी जैसे डाइट रखें और लाइफस्टाइल रखेंगे तो कभी भी दोबारा नहीं आता है। उसी प्रकार से बेरेटिक सर्जरी के बाद भी मान लीजिए 1 साल 2 साल में कम हो गया वजन, तो कई बार फिर से लोग बहुत ज्यादा खाने लगते हैं तो दोबारा रीगेन होता है, क्योंकि उसमें फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं। तो एक बाद में बेसिक लेवल ऑफ मेंटेनेंस जो है वो उनको करना चाहिए, जिससे कि दोबारा नहीं आता है। डॉक्टर साहब, बेरेटिक जो सर्जरी है, बेरेटिक जो सर्जरी है जिसमें खाने की थैली को छोटा कर दिया जाता है, यानी कि आपका इंटेक्ट जो है वो कम हो गया, इसके बाद कोई वीकनेस तो नहीं आती क्योंकि शरीर में क्या पोषक तत्व कम तो पहुंच रहा है, इसका ये हाँ, ये बहुत ही जी बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि ये मैं बताना चाहूंगा कि बेरेटिक सर्जरी के बाद 2-3 प्रकार की बेरेटिक सर्जरी होती है, पर जो कॉमनली एक होता है जिसमें स्टमक को छोटा कर दिया जाता है, इसमें थोड़े समय तक पेशेंट्स को लंबे समय तक कम से कम सप्लीमेंट लेना पड़ता है। इनको मल्टीविटामिन है, कैल्शियम्स है, आयरन है और कुछ मिनरल्स है, ये इनको सप्लीमेंट, प्रोटीन का ये सब देना पड़ता है जी। क्योंकि जो पहले आदमी 4-5 रोटी खाता था वो आधी रोटी खा पा रहा है एक बार में, तो उनको बार बार खाना पड़ता है और
साथ में क्या है कि मेंटेनेंस भी करना पड़ता है जिससे वीकनेस ना हो, जी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम माने साल भर के आसपास फिर इसकी रिक्वायरमेंट रह नहीं जाती, क्योंकि वो बॉडी उसके हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेती है और थोड़ा खाने का एडजस्टमेंट भी हो जाता है। तो शुरू में सप्लीमेंट देने की जरूरत इनमें पड़ती है और लैपोसक्शन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खाने पीने के सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें रहता नहीं है, अपने आप को ही हमको खाली तो कंट्रोल करना पड़ता है। चलिए, काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हेल्थ गुरु में आज हमने चर्चा की कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। अगर सामान्य दिनचर्या आप रखते हैं तो मोटापा से भी बच सकते हैं, हेयर जो लॉस है उससे भी बच सकते हैं, और अगर नहीं बच पा रहे हैं और ऐसी स्थिति है तो कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।